हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं इंडोनेशिया के संबंध में। और टॉपिक हमने बनाया भारत इंडोनेशिया सामरिक सहयोग का नया युग। इस नए युग में देखते हैं कि इंडोनेशिया के साथ हमारे रिलेशन किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। इस विषय के चर्चा करने का उद्देश्य यह है कि अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री इंडोनेशिया की यात्रा में गए थे। जो 3 देशों की यात्रा भारत के प्रधानमंत्री ने की थी, जिनमें से मैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के संबंध में पहले ही आप लोगों के साथ चर्चा कर चुका हूं, और अब इंडोनेशिया पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसा हम शुरू में करते हैं कि एक फॉर्मेट को तैयार करें जिसमें हम प्रधानमंत्री की यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे, इंडोनेशिया के परिचय के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे, और भारत और इंडोनेशिया के संबंधों की ऐतिहासिकता पर चर्चा करते हुए इस यात्रा के क्या क्या परिणाम हुए, कौन कौन से सहयोग हमारे बढ़े, और कैसे हम ये कह सकते हैं कि अब हमारे और इंडोनेशिया के बीच में रिलेशन एक मॉडर्न स्ट्रैटेजिक अलायंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कॉन्टेक्स्ट के संबंध में कि भारतीय प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा के संबंध में। आप जानते हैं कि जुलाई 2026 में भारतीय प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया की राजकीय यात्रा हुई, और इस यात्रा ने दोनों देशों के बीच पहले से विद्यमान व्यापक रणनीतिक साझेदारी, जो कंप्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, इस कंप्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को आधुनिक या मॉडर्न स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर तब्दील कर दिया है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में रक्षा, समुद्री सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स और डिजिटल इकोनॉमी है, स्पेस, ग्लोबल साउथ पार्टनरशिप, इन सब के संबंध में बातचीत हुई, चर्चाएं हुई। साथ ही समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीकी और महत्वपूर्ण खनिजों के संबंध में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया गया। भारत और इंडोनेशिया हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और संतुलन को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़े। साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापार को मजबूत करने और ग्लोबल साउथ के साझा हितों की रक्षा करने के लिए एक विकासोन्मुख ग्लोबल साउथ धुरी स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी में आप देखो कि चीन के द्वारा क्षेत्रीय वर्चस्व स्थापित करने के प्रयासों का मुकाबला भी करने की तरफ दोनों देश आगे बढ़े। तो आइए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लें कि इंडोनेशिया है क्या। इंडोनेशिया के परिचय के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आप देखिए कि इंडोनेशिया दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है, और भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी भी यहीं पर पाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला यह देश है। इंडोनेशिया को पहले डच ईस्ट इंडीज कहा जाता था, डच ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था ये। इसका कारण था कि ये नीदरलैंड का पहले उपनिवेश था, नीदरलैंड का उपनिवेश हुआ करता था। इसके बाद आगे चल करके 1949 में अपनी आजादी के बाद इसने अपना नाम बदल दिया और नाम बदल करके इंडोनेशिया रख लिया। आज आप देखें तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, और इसकी मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया है। अभी इस समय यहां के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांटो हैं। तो ये एक इंडोनेशिया का थोड़ा परिचय आपने देखा। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि
भारत और इंडोनेशिया के संबंधों की ऐतिहासिकता क्या है? कब से हमारे और इंडोनेशिया के बीच में रिलेशन बने हुए हैं? तो इसके आदि का पता कर पाना बड़ा मुश्किल है। यह कह पाना बड़ा मुश्किल है कि भारत और इंडोनेशिया के रिलेशन कितने पुराने हैं। ऐसी स्थिति में हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने हैं। लगभग अगर प्रमाणों को देखा जाए तो 2000 साल पहले दोनों देशों के बीच में ऐतिहासिक रिलेशन रहे हैं। तो इतने पहले की चर्चा करने की तो कोई आवश्यकता हमारी है नहीं। ऐसी स्थिति में हम ये देख लेते हैं कि दोनों देशों के बीच रिलेशन स्वतंत्रता के पहले कैसे थे, थोड़ा सा डिफरेंस देख के, स्वतंत्रता के बाद, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दौरान, और आज क्या रणनीतिक साझेदारी है। तो सबसे पहली बात है कि स्वतंत्रता के पहले दोनों देशों के बीच में संबंधों की ऐतिहासिकता क्या है। तो ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2000 साल पुराने ऐतिहासिक संबंध हैं। 2000 ईयर लगभग हो गए हैं जब ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। रामायण और महाभारत काव्यों में देखें आप तो इनका उल्लेख मिलता है। इंडोनेशियाई लोक संस्कृति पर इसका प्रभाव है। इसके बाद हिंदू, बौद्ध धर्म, भारतीय संस्कृति का व्यापक प्रसार यहां पर किया गया। प्राचीन समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी दोनों देशों के बीच में संबंधों का आधार रहे। तो पहले से ही हमारे रिलेशन है। अब चर्चा अगर की जाए कि दोनों देशों के बीच में स्वतंत्रता के बाद की स्थिति कैसी रही है, स्वतंत्रता के पश्चात प्रारंभिक संबंध हमारे कैसे रहे, तो दोनों देशों के बीच 1949 में राजनयिक संबंध बनाए गए। डिप्लोमेटिक रिलेशन अगर हम देखें तो 1949 में ये बने। इसके बाद इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो वर्ष 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बने। ये दोनों देशों के घनिष्ठ राजनीतिक संबंधों की शुरुआत मानी जाती है, ये जो सुकर्णो की भारत यात्रा हुई। इसके बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन का दौर आया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दौर में दोनों देश, चाहे भारत हो चाहे इंडोनेशिया, ये दोनों संस्थापक तौर पर रहे हैं। इंडोनेशिया के सुकर्णो और भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। और भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि थे, विशेषकर 5 लोगों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें एनक्रूमा, जिन्हें आप देख रहे हैं, ये घाना के राष्ट्रपति हुआ करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ये कर्नल नासिर हैं जो इजिप्ट के हुआ करते थे, इजिप्ट मतलब मिस्र। और ये आपके सुकर्णो साहब हैं इंडोनेशिया के, और ये हैं युगोस्लाविया के मार्शल टिटो। इन्होंने मिलकर के नॉन अलाइंड मूवमेंट को स्थापित किया। भारत और इंडोनेशिया ने वर्ष 1955 में वाडुंग सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वाडुंग सम्मेलन को ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव के तौर पर देखा जाता है, और इसी का परिणाम यह हुआ कि 1961 में नाम का औपचारिक गठन कर दिया गया। औपचारिक तौर से नाम आया। तो नाम ने भारत और इंडोनेशिया के बीच रिलेशंस को स्वतंत्रता के पश्चात और ज्यादा प्रेरित किया और ज्यादा घनिष्ठ बनाने का प्रयास किया। अब बात आती है कि दोनों देशों के बीच में रणनीतिक साझेदारी की स्थिति क्या है। अगर हम रणनीतिक साझेदारी के बारे में चर्चा करें तो वर्ष 2005 में भारत और इंडोनेशिया के बीच रणनीतिक साझेदारी, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप आरंभ किया गया। इंडोनेशिया ने भगवान गणेश की तस्वीरों के साथ
20,000 रुपए के करेंसी नोट भी जारी किए। आगे चलकर के वर्ष 2018 में ये रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा उन्नत करके व्यापक रणनीतिक साझेदारी, कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में परिवर्तित कर दिया गया, जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश और इंडो पैसिफिक सहयोग को एक नई दिशा प्राप्त हुई। इंडोनेशिया आसियान क्षेत्रों में भारत का सबसे बड़ा सहयोगी है, सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। और अगर आप देखें तो कोयला और कच्चे पाम तेल, कच्चा पाम ऑयल है, उसके मामले में भारत इंडोनेशिया का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांटो, इन्होंने 26 जनवरी 2025 को भारत की यात्रा की, 4 दिवसीय यात्रा हुई इनकी, और वे भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। इसी दौरान दोनों देशों ने संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न भी मनाया था। तो ये हमारे रिलेशंस के एक उन्नति की स्थिति को देखने को मिलता है। अब बात आती है कि अभी जो प्रधानमंत्री ने जुलाई 2026 को यात्रा की, इससे पहले जनवरी 2025 को सुबियांटो भारत की यात्रा में आए। ये सभी यात्राओं का परिणाम और जो व्यापक रणनीतिक साझेदारी है हमारी, उसको आगे बढ़ाते हुए वर्तमान में भारतीय प्रधानमंत्री की इस यात्रा से क्या क्या रिजल्ट निकल करके आए, कौन कौन से परिणाम निकल करके आए, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं थोड़ा। सबसे पहले रक्षा और समुद्री सुरक्षा में हमारा सहयोग बढ़ा। व्यापार, अवसंरचना और कनेक्टिविटी में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ा। डिजिटल अर्थव्यवस्था और वित्तीय एकीकरण में भी स्थिति आई। अंतरिक्ष विज्ञान और शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने का अवसर मिला। स्वास्थ्य, फार्मा, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा में भी संबंधों को आगे बढ़ाया गया। इसी तरीके से शिक्षा, संस्कृति और जैव विविधता पर भी विचार विमर्श हुआ। क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संरचनाओं पर भी दोनों देशों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया। अगर ये सारे क्षेत्रों को एक एक करके देखा जाए तो दोनों देशों के बीच में सहयोग लगभग सभी क्षेत्रों में पहुंच चुका है। आइए थोड़ा थोड़ा चर्चा हम लोग इन सभी विषयों के बारे में कर लेते हैं। सबसे पहली बात आती है हमारी रक्षा, समुद्री और सुरक्षा सहयोग, इस पर चर्चा करें। भारत ने इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की 2 बैटरियों के निर्यात के लिए $200 मिलियन का एक ऐतिहासिक सौदा किया है, जिससे इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के साथ ब्रह्मोस आयात करने वाला तीसरा देश बन गया है। और इस सौदे को, इस समझौते को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है। तो आप कहें कि ब्रह्मोस सौदा हमारा बढ़ा। 2 ब्रह्मोस मिसाइल बैटरियों का हमने निर्यात को अंतिम रूप दे दिया। इसी दौरान दोनों पक्षों ने स्वदेश अस्त्र मिसाइल प्रणालियों की आपूर्ति और एकीकरण के लिए वायु से वायु मिसाइल सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इसी दौरान दोनों देशों ने बाकाम MLARAI और भारतीय तटरक्षक बल, ये जो बाका MLARAI है, इंडोनेशियाई समुद्री सुरक्षा एजेंसी है, और भारत का तो आप जानते ही हैं तटरक्षक बल, कोस्टल गार्ड्स, इनके बीच में कार्यान्वयन व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया है, मैकेनिज्म को लेकर के। साथ ही समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण भी किया गया है।
तो रक्षा और समुद्री सुरक्षा में ये आपको दिखाई देता है। अगर हम व्यापार, अवसंरचना और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में देखें तो भी बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं। जैसे दोनों देशों ने इस्पात आपूर्ति श्रृंखला के खनिजों और प्रौद्योगिकी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और इंडोनेशिया में स्टेनलेस स्टील स्लैब निर्माण सुविधा स्थापित करने की संभावनाओं का भी पता लगाने के लिए काम किया जा रहा है। इसके लिए आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम सेल कहते हैं, और साथ में पीटी क्राकाटाउ स्टील जो इंडोनेशिया का है, इन दोनों के बीच में एक रणनीतिक संयुक्त उद्यम शुरू किया गया है। मतलब हमारा सेल और इंडोनेशिया का क्राकाटाउ स्टील, इन दोनों के बीच में एक रणनीतिक संयुक्त उद्यम शुरू किया गया है। इसके समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण खनिज के क्षेत्र में भी काम हो रहा है। आप देखिए, भारत के एनएफडीसी मतलब नॉन फेरस मटेरियल्स टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर, मिडवेस्ट लिमिटेड और पेरू हसान मिनरल नेशनल लिमिटेड, ये इंडोनेशिया का है। इनके बीच रेयर अर्थ आपूर्ति श्रृंखलाओं में डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो महत्वपूर्ण खनिज के क्षेत्रों में भी, अर्थात रेयर अर्थ के क्षेत्र में भी भारत और इंडोनेशिया एक दूसरे के साथ आने की तरफ अग्रसर है। साथ में साबांग बंदरगाह की चर्चा आप लोगों ने बहुत सुनी होगी। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने इस रणनीतिक साबांग बंदरगाह के एकीकृत विकास के लिए साझेदार बनाने में भारत के साथ रुचि दिखाई है। भारत और इंडोनेशिया इस साबांग बंदरगाह में एक साझेदारी करेंगे अगर, तो इससे क्रूज सुविधाएं, जहाजों की मरम्मत और अपतटीय ऊर्जा सेवाओं में हमें मदद मिलेगी। तो ये एक रिलेशंस हमारे जो कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के संबंध में और ट्रेड के संबंध में बढ़ रहे हैं, जिसमें आपने इस्पात सहयोग देखा, रेयर अर्थ है और साबांग बंदरगाह का सहयोग है। आगे और देखें अगर, तो हम डिजिटल अर्थव्यवस्था और वित्तीय एकीकरण में भी दोनों देशों ने सहयोग स्थापित किया है। द्विपक्षीय व्यापार निपटान को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई और बैंक ऑफ इंडोनेशिया, इनके बीच में सीमा पार स्थानीय मुद्रा ढांचे के संचालन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। मतलब हमारा रुपया और इंडोनेशिया का रुपया, इसमें व्यापार भुगतान को बढ़ावा देने पर सहमति जताई गई है। दूसरी बात, भारत के ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओएनडीसी जिसको कहते हैं हम, भारत के इस ओएनडीसी आर्किटेक्चर पर आधारित एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जिसे इंडोनेशिया ओपन नेटवर्क ION कहा जाता है, इसको लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य इंडोनेशियाई MSMEs को डिजिटल नेटवर्क में शामिल करना है। तो ये एक सहयोग यहां पर बढ़ाया गया है, भारत के ONDC मॉडल पर आधारित इंडोनेशियाई ओपन नेटवर्क। इसके बाद आप देखिए कि टेलीकॉम प्रौद्योगिकी और सेवाओं में भी सहयोग बढ़ाने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। तीसरा या चौथा जो हमारे सहयोग का क्षेत्र है इस समय नजर आ रहा है, वो स्पेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े काम किए गए हैं इस यात्रा के दौरान।
अगर हम बात करें स्पेस को लेकर के, तो शांतिपूर्ण अंतरिक्ष अन्वेषण और उपयोग के लिए दोनों देशों ने एक अंतरिक्ष सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस अंतरिक्ष सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने से बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग में सहयोग बढ़ाया जा सकेगा। दोनों देश इस काम में आगे काम कर सकेंगे। इसके बाद आप देखो कि इंडोनेशिया ने ब्रिन इसरो, इंडोनेशिया का एक संगठन है बियाक टीटीसी, तो इंडोनेशिया ने ब्रिन इसरो ढांचे के तहत बियाक टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड सुविधाओं के माध्यम से भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, मतलब गगनयान मिशन, इसके लिए अपने समर्थन की पुष्टि कर दी है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने इंडोनेशिया में प्रस्तावित आगामी स्पेस पोर्ट परियोजना के लिए अंतरिक्ष या आप स्पेस इकोसिस्टम, उसके स्तर पर सहयोग का भी स्वागत किया है। स्पेस पोर्ट परियोजना स्पेस इकोसिस्टम को बढ़ाएगी। परमाणु ऊर्जा के दृष्टिकोण से भी हमारे सहयोग बढ़े हैं और दोनों देशों ने शांतिपूर्ण नागरिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में रिसर्च है, चिकित्सा क्षेत्र में काम करना, उद्योग, जल प्रबंधन और परमाणु सुरक्षा के उपयोग पर एक आधिकारिक परामर्श करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। तो यह अंतरिक्ष विज्ञान और शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा सहयोग आगे बढ़ा है। अलग अगर हम देखें तो स्वास्थ्य, फार्मा और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भी हमारे सहयोग आगे बढ़े हैं। अगर बात की जाए इंडोनेशिया और भारत के बीच फार्मा कोऑपरेशन में, तो दोनों देशों ने इंडोनेशिया में फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उत्पादों की डिलीवरी के लिए एक लॉजिस्टिक वितरण मंच के रूप में रेड एंड व्हाइट कोऑपरेटिव नेटवर्क को मजबूत करने पर जोर दिया है। इसी तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में और भी सहयोग बढ़ाए गए हैं। भारत के CDSCO और इंडोनेशिया के BPOM, इनके बीच में चिकित्सा उत्पाद विनिमय पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। साथ ही व्यावसायिक स्वास्थ्य कार्य बल विकास, मतलब एक नैदानिक फेलोशिप और कौशल संवर्धन पर भी एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं, उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। जैसे चिकित्सा उत्पाद विनियमन और स्वास्थ्य कर्मियों के कौशल विकास पर सहयोग बढ़ेगा। फूड सिक्योरिटी पर भी दोनों देश आगे बढ़े हैं, तो लचीली खाद्य प्रणालियों को सुनिश्चित करने के लिए समुद्री और मत्स्य सहयोग समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत किया गया है। समुद्री और मत्स्य सहयोग समझौता को इनोवेटिव करने से दोनों देशों के बीच में खाद्य सुरक्षा, उर्वरकों की स्थिरता और आपूर्ति व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। तो ये हमने सहयोग बढ़ाए हैं। अगला सेक्टर अगर हम देखें सहयोग का, तो शिक्षा, संस्कृति और जैव विविधता के क्षेत्र में भी दोनों देश आगे बढ़े हैं, जिनमें सांस्कृतिक विरासत को संजोने का प्रयास किया गया है। सांस्कृतिक विरासत को संजोने के लिए आप देखो कि दोनों देशों के नेताओं ने ASI, जो भारत का पुरातात्विक सर्वेक्षण है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उसके द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जाता है योग्याकर्ता में। योग्याकर्ता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में एक मंदिर है जिसको प्रम्बानन मंदिर कहते हैं।
तो ब्रह्मानंद मंदिर परिसर में जीर्णोद्धार और संरक्षण के कार्यों का उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर यह मंदिर है, ब्रह्मानंद मंदिर, और यह बहुत पुराना मंदिर है। 9वीं शताब्दी का ये एक विशाल हिंदू मंदिर है। दक्षिण पूर्वी एशिया का दूसरा सबसे बड़ा और इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर माना जाता है इसको, जिसे 1991 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल पर शामिल कर लिया था। यह मंदिर त्रिमूर्ति विराजमान है यहां पर। त्रिमूर्ति मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश। त्रिमूर्ति को समर्पित यह मंदिर है, जिसमें मुख्य केंद्रीय मंदिर भगवान शिव का है, जो लगभग 47 मीटर ऊंचा है। तो यह ब्रह्मानंद मंदिर परिसर में जीर्णोद्धार और संरक्षण का काम अब एएसआई के द्वारा किया जाएगा। इसी दौरान अगर हम सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखें तो टैगोर देवंतर वर्ष मनाया गया है। आप देखिए कि ये तो एएसआई का हो गया। अभी टैगोर देवंतर वर्ष, टैगोर साहब हैं ये। वर्ष 1927 में हमारे रविंद्रनाथ टैगोर साहब इंडोनेशिया की यात्रा पर गए थे, और अब हम 1927 में प्रवेश कर रहे हैं, तो 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जुलाई 2026 से और सितंबर 2027 तक को टैगोर देवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षणिक कूटनीतिक वर्ष के तौर पर घोषित किया गया है। ये इंडोनेशिया के संस्थापक कह लीजिए आप, देवंतारा साहब हैं। तो ये एक टैगोर देवंतारा ईयर ऑफ कल्चर एंड एजुकेशनल डिप्लोमेसी के तौर पर मनाया जा रहा है। ये आयोजन एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर और इंडोनेशियाई राष्ट्रीय शिक्षा के जनक कहे जाने वाले की हजारा देवंतारा और यह रविंद्रनाथ टैगोर, इनके नाम पर रखा गया है। सांस्कृतिक आदान प्रदान के बारे में अगर हम देखें तो भी इस समय निर्णय लिया गया है। आप देखो, भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय ने 9वीं शताब्दी के नालंदा ताम्रपात्र की संस्कृत और देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण प्रतिकृति, जिसका नाम मुआरा जाम्बी, के नए संग्रहालय को भेंट की है। ये नालंदा ताम्रपात्र की प्रतिकृति है जो इंडोनेशिया को भेंट की गई है। इसी दौरान शिक्षा क्षेत्र में भी हमने सहयोग बढ़ाने का काम किया, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु जिसको आप IIMB कहते हैं, इसके द्वारा इंडोनेशिया में एक अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने के प्रस्ताव का औपचारिक रूप से स्वागत किया गया है। बायोडायवर्सिटी के क्षेत्र में भी सहयोग हुआ है, और इंडोनेशिया ने भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA इसमें शामिल होने की औपचारिक इच्छा भी व्यक्त की है। दूसरी तरफ भारत ने इंडोनेशिया के विश्व मैंग्रोव केंद्र WMC जिसको कहा जाता है, और अंतरराष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय पीठभूमि केंद्र जिसको ITPC कहा जाता है, उसको भी मान्यता दी है। तो ये जैव विविधता को लेकर के हमारे और इंडोनेशिया के बीच में सहयोग बढ़े हैं। अगला, अगर हम क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संरचना के दृष्टिकोण से देखें तो भी दोनों देशों ने सहयोग को आगे बढ़ाया है। आप जानते हैं कि ब्रिक्स इंडिया में
सितंबर 2026 में सम्मेलन आयोजित होने वाला है और इंडोनेशिया ने अभी इस यात्रा के दौरान भारत की वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना पूरा समर्थन दिया है, अपनी पुष्टि की है इस समर्थन की। जबकि भारत ने ब्रिक्स सदस्य देश के रूप में इंडोनेशिया की सक्रिय भूमिका का समर्थन भी किया था, इसको लेकर के प्रतिबद्धता भी जताई थी। दूसरा, यूएनएससी सुधार को लेकर के भी व्यापक और चर्चाएं हुई। इंडोनेशिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता को व्यापक बनाने के लिए और स्थायी सदस्यता के विस्तार पर सहमति दर्ज की है। दोनों देशों ने समुद्री कानूनों को लेकर के भी चर्चा की। वर्ष 1982 के जो अनक्लोज कानून हैं उनके प्रति कमिटमेंट व्यक्त किया। इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन पर भी हमारे सहयोग हैं। आप भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया तंत्र के माध्यम से त्रिपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने और भारत की इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव के साथ में इंडो पैसिफिक पर आसियान आउटलुक को समन्वित करने पर भी इंडोनेशिया ने सहमति व्यक्त की है। तो आप ये देखो कि ये सब क्षेत्र, चाहे वो रक्षा हो, व्यापार हो, डिजिटल अर्थव्यवस्था है, स्पेस है, स्वास्थ्य, सभी क्षेत्रों में भारत और इंडोनेशिया ने आपसी सहयोग को विकसित करने की तरफ आगे बढ़े। अब बात आती है कि भारत इंडोनेशिया रणनीतिक सहयोग के प्रमुख क्षेत्र क्या है। ये तो हमने प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान किए गए समझौतों पर चर्चा कर ली। अब अगर हम समग्र तौर पर देखें कि भारत और इंडोनेशिया के रणनीतिक सहयोग के प्रमुख क्षेत्र क्या है, आपने देखा कि वर्ष 2005 में रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत हुई थी, जिसे 2018 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तौर पर परिवर्तित कर दिया। तो ये जो क्षेत्र हैं कि किन किन क्षेत्रों पर आज हम कंप्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में आगे बढ़ रहे हैं, एक एक करके अगर देखा जाए तो सबसे पहले समुद्री मार्गों के प्रमुख केंद्र और मलक्का जलडमरू मध्य के प्रहरी के तौर पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इंडोनेशिया मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जलडमरू मध्य पर एक रणनीतिक स्थिति रखता है। तो वो सारे स्थितियों को आप देखें कि ये जो स्ट्रेट है ये मलक्का है, यहां पर भारत आचे में सबांग बंदरगाह बना रहा है। ये सुंडा स्ट्रेट है और ये लोम्बोक स्ट्रेट है। आप देखो कि इंडोनेशिया विश्व के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में नियंत्रण रख रहा है। ये तीनों की तीनों स्ट्रेट्स पूरे व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद अकेले मलक्का जलडमरू मध्य से भारत के समुद्री मार्ग से होने वाले व्यापार का 60% से अधिक भाग गुजरता है, 60%। ये वैश्विक व्यापार के लगभग 40 से 50%। और अगर आप एशिया के तेल आयात की बात करें तो लगभग 70% ये मलक्का जलडमरू मध्य से गुजरता है। आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इन समुद्री मार्गों की सुरक्षा भारत के व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और आर्थिक हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन जल क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की नाकाबंदी या शत्रुतापूर्ण व्यवधान से भारत की आर्थिक आपूर्ति श्रृंखलाएं बहुत कमजोर पड़ जाती हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि हॉर्मुज में भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो अगर मलक्का जलडमरू मध्य या लोम्बोक या सुंडा पर नियंत्रण हो जाए, कोई समस्या उत्पन्न हो जाए, तो हमारी आपूर्ति श्रृंखला में बहुत समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो यहां पर हमने सहयोग विकसित किया है। इसके बाद आप समुद्री सुरक्षा सहयोग में भी दोनों देश आगे बढ़े हैं। इंडोनेशिया के साथ समुद्री संबंधों को मजबूत करके
भारत नेविगेशन स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है और अपने व्यापारिक पारगमन को सुरक्षित करता है। ये भारत और इंडोनेशिया की भौगोलिक निकटता, जिसको IND इंडो कारपेट को शुरू किया गया है, और अब हम इसके माध्यम से एक समन्वित गश्ती इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पाट समन्वित गश्ती के माध्यम से हम काम करेंगे, जिससे समुद्री डकैती, इलीगल फिशिंग और गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरों को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा की निगरानी की जाएगी। आप देखिए कि रणनीतिक दृष्टिकोण से साबंग बंदरगाह का भू रणनीतिक महत्व है। साबंग बंदरगाह है मलक्का जलडमरू मध्य के पश्चिमी प्रवेश द्वार, ये आप देखिए यहां पर है, ये स्थित है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से इसकी दूरी लगभग 160 किलोमीटर की दूरी है। इंडोनेशिया के आचे प्रांत में ये है, ये आचे प्रांत है इंडोनेशिया का, और यहां पर ये पाया जाता है। भारत द्वारा साबांग के गहन समुद्री बंदरगाह, जिसको डीप सी पोर्ट कहते हैं, उसके संयुक्त विकास से भारतीय नौसेना को ऐसे गहन जल वाले बंदरगाह तक पहुंच प्राप्त हो जाएगी, जो बड़े वाणिज्यिक और नौसैनिक जहाजों को आने जाने में मदद करेगा। तो ये हमें एक पोर्ट यहां पर मिल सकता है। हिंद प्रशांत में सामरिक लाभ लेने में भी हमें मदद मिलेगी, क्योंकि ये पूर्वी हिंद महासागर में चीन की बढ़ती समुद्री दावेदारी के विरुद्ध काम कर सकता है, एक महत्वपूर्ण सामरिक संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, साथ ही मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों के लिए ये क्विक रिस्पॉन्ड का आधार बन सकता है। तो साबांग बंदरगाह एक भारत की रणनीति के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। अगली बात आती है भारत के हरित ऊर्जा संक्रमण के लिए महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा। यहां पर भी हमने काम किया है। जैसे कि आप जानते हैं, इंडोनेशिया निकिल, बॉक्साइट और तांबे जैसे महत्वपूर्ण खनिजों का एक बड़ा उत्पादक है। भारत जब अब तेजी से इलेक्ट्रॉनिक वाहन का विनिर्माण कर रहा है, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, तब इंडोनेशिया भारत के लिए महत्वपूर्ण संसाधन आधार के रूप में उभर करके आया है। तो इससे हमें इंडोनेशिया से निकल, बॉक्साइट और तांबे जैसे महत्वपूर्ण पदार्थ मिल सकेंगे, जिससे हमें ईवी, बैटरी, सेमीकंडक्टर्स और स्वच्छ ऊर्जा बनाने में हमें मदद मिलेगी। भारत की अगर आपूर्ति श्रृंखला को देखा जाए तो इंडोनेशिया के साथ सहयोग से भारत को बैटरी ग्रेड संक्रमण धातुओं तक सीधे और अभेद्य पहुंच प्राप्त होगी, जिससे एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी के निर्माण के लिए एक आपूर्ति का एकाधिकार पर भारत की लगभग पूर्ण निर्भरता को कम किया जा सकेगा। तो रेयर अर्थ पर हरित ऊर्जा में और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने में हमें मदद मिलेगी। वहीं अगर हम आसियान में शीर्ष स्तरीय आर्थिक आधार पर ऊर्जा आपूर्ति की बात करें तो भी इंडोनेशिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि सिंगापुर के बाद इंडोनेशिया आसियान में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। मतलब इसके माध्यम से आसियान में हमारी पहुंच बढ़ सकती है। इंडोनेशिया भारत को कच्चा पाम ऑयल और कोयला उपलब्ध है करवाकर भारत की ऊर्जा और इस्पात उद्योग को समर्थन प्रदान करता है। जैसे
उच्च कैलोरी वाले धातुकर्म और तापीय कोयले का अग्रणी आपूर्ति करता है। इसके बाद इंडोनेशिया भारतीय दवाइयों, वाणिज्यिक वाहनों और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए एक बड़ा और संभावनाओं से भरपूर बाजार के रूप में भी है। भारतीय फार्मास्यूटिकल, जेनरिक्स, वाणिज्यिक वाहन, पेट्रोलियम, इन सब की आपूर्ति हम वहां पर कर सकते हैं। तो एक बड़े मार्केट के तौर पर भी हमें यह मिलता है। अगर बात की जाए दक्षिण पूर्वी एशिया में असममित भू राजनीतिक प्रभाव का मुकाबला करना, इस क्षेत्र में भी इंडोनेशिया भारत की मदद करता है। भारत और इंडोनेशिया स्वतंत्र, समावेशी और बहुध्रुवीय इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं, जो स्पष्ट करता है कि चाइना के डोमिनेंस को कम किया जा सके। बहुध्रुवीयता बनाए रखने के लिए भारत के द्वारा आसियान के भीतर एक मजबूत स्वतंत्र भागीदारी आवश्यक है, जो चाइना के एक तरफा हस्तक्षेप को या आधिपत्य को रोक सकती है। ऐसी स्थिति में भारत को इंडोनेशिया के साथ मिलकर के स्वतंत्र, समावेशी और बहुध्रुवीय इंडो पैसिफिक बनाने में मदद मिलेगी। दूसरी बात, आसियान में इंडोनेशिया की बहुत बड़ी भूमिका है। इंडोनेशिया आसियान का सबसे बड़ा आर्थिक और सबसे अधिक आबादी वाला देश है और यह ऐतिहासिक रूप से आसियान के भीतर एक विशाल और अपार राजनयिक वीटो शक्ति का प्रयोग भी करता है। तो इस कारण से भी इंडोनेशिया हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर एक और बात देखें तो दोनों देश आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक में आपसी सहयोग को बढ़ा सकते हैं। जैसे आप व्यापक रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से अगर हम समन्वय स्थापित करते हैं तो नई दिल्ली और जकार्ता अर्थात भारत और इंडोनेशिया ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि इंडोनेशिया और भारत इंडो पैसिफिक पर आसियान का दृष्टिकोण, जिसको आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक कहा जाता है, और भारत की इंडो पैसिफिक महासागर पहल, इसके साथ एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित कर सकते हैं। अर्थात भारत की इंडो पैसिफिक महासागर पहल और आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक के बीच में कॉपरेशन बढ़ सकता है भारत और इंडोनेशिया के आपसी सहयोग को विकसित करने से। यह आपका आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक है, आसियान का, जिसका दृष्टिकोण है समुद्र में सहयोग बढ़ाना, समुद्री सुरक्षा और संरक्षण और समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग करना, सतत विकास, यूनाइटेड नेशन के एसडीजी गोल्स पर भी यह काम करता है। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आप देखें तो एओआईपी, बुनियादी ढांचे, परिवहन, डिजिटल और लोगों के बीच कनेक्टिविटी। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो व्यापार, निवेश और नवाचार, क्षमता निर्माण। ये एओआईपी और भारत का इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव्स आपस में समन्वय स्थापित करते हैं अगर, तो दक्षिण पूर्वी एशिया में अनसिमेट्रिकल जियोपॉलिटिकल इफेक्ट का मुकाबला किया जा सकेगा आराम से। अब बात आती है एक और मामले की, स्पेस टेलीमेट्री और भूमध्य रेखीय कक्षीय लॉजिस्टिक। भूमध्य रेखा पर इंडोनेशिया के स्थित होने के कारण इंडोनेशिया भारत के अंतरिक्ष मिशनों का भी एक बहुत महत्वपूर्ण साझेदार बन गया है। आप देखो कि बियाक टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड, टीटीसी स्टेशन जिसको कहा जाता है, भारत के रॉकेट और उपग्रह प्रक्षेपण की निगरानी में बड़ी भूमिका निभाता है। यह स्टेशन टीटीसी गगनयान
मिशन को और NSIL के वाणिज्यिक उपग्रहों के प्रक्षेपण में भी मदद करता है। तो स्पेस क्षेत्र में भी, स्पेस टेलीमेट्री क्षेत्र में भी भारत और इंडोनेशिया एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। अब बात आती है ग्लोबल साउथ की संरचना में कैसे राजनयिक तालमेल स्थापित किया जाए। ग्लोबल साउथ की संरचना में राजनयिक तालमेल, देखिए, भारत और इंडोनेशिया विश्व के दो बड़े विकासशील लोकतांत्रिक देश हैं। भारत और इंडोनेशिया वैश्विक शासन मंचों को नया आकार देने के लिए आवश्यक वैचारिक आधार बनाने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि दोनों देश ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज के रूप में उभर रहे हैं। इंडोनेशिया ने 2022 में और भारत ने 2023 में G20 की अध्यक्षता की है। इंडोनेशिया ने भारत को G20 की अध्यक्षता को हस्तांतरित किया था। इस G20 में आपसी सहयोग बढ़ने से भी ग्लोबल साउथ को और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है। दोनों देश आपस में मिलकर के संयुक्त राष्ट्र, पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स मंचों पर अपने संयुक्त मतदान प्रभाव का उपयोग करते हैं। दोनों देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सुधार, जलवायु वित्त और IMF या विश्व बैंक में सुधार के मुद्दों पर भी मिलकर के काम करते हैं, मिलकर के आपसी सहयोग स्थापित करते हैं। तो यह एक रणनीतिक सहयोग की स्थिति है। अगर हम बात करें संस्थागत डी-डॉलराइजेशन और फिनटेक अंतर संचालनीयता पर, तो भारत और इंडोनेशिया सीमा पार वित्तीय लेन देन के नए तंत्र विकसित कर रहे हैं। दोनों देश मिलकर के, जिनमें आप ये भारतीय रुपया है जिसका लोकल करेंसी ट्रांजैक्शन किया जाएगा रुपया में, ऐसे समय में यह सहयोग बढ़ रहा है जब वैश्विक वित्तीय प्रणाली प्रतिबंधों के अस्थिरीकरण और अमेरिकी डॉलर की अस्थिरता से प्रभावित है। उसी दौरान भारत और इंडोनेशिया वैकल्पिक सीमा पार वित्तीय संरचनाओं को विकसित करने पर एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। आप देखो कि ये सारी स्थितियां भारत और इंडोनेशिया सीमा पार में सीधे व्यापार को बढ़ावा दिलाने में, बढ़ावा देने में काम किया जाएगा। LCT व्यवस्था के तहत रुपया और रुपया काम कर रहा है। इंडिया का आपका RBI है और बैंक ऑफ इंडोनेशिया के बीच में हमने सहयोग स्थापित किया है। डॉलर पर निर्भरता को कम किया जा सकेगा लोकल करेंसी का प्रयोग करके। डिजिटल भुगतान एकीकरण पर भी काम कर रहे हैं। इंडिया का UPI है और इंडोनेशिया का क्यूरेस। इसके एकीकरण से सीमा पार भुगतान तेज होगा और उसको बहुत आसान बनाया जा सकेगा। तो आप देखिए कि ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, समुद्री मार्गों से लेकर के बंदरगाह, आसियान के साथ सहयोग, ऊर्जा, ग्लोबल साउथ, सब क्षेत्रों में भारत और इंडोनेशिया एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। लेकिन सभी क्षेत्रों में दोनों देश नजदीक आ रहे हैं तो क्या चुनौतियों से परे हैं? ऐसा भी नहीं है। दोनों देशों के बीच में संबंधों में अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो दोनों देशों के बीच में कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे आप देखें कि दोनों देशों के बीच संरचनात्मक व्यापार असंतुलन और असममित व्यापारिक घाटा है। भारत इंडोनेशिया व्यापार में इंडोनेशिया का पलड़ा भारी है, क्योंकि हम वहां से ज्यादा कुछ चीजें आयात करते हैं। भारत
पाम तेल, कोयला और अन्य प्राथमिक वस्तुओं के लिए इंडोनेशिया पर अधिक निर्भर है। अगर देखा जाए तो वित्त वर्ष 2026 में भारत का व्यापार घाटा 15.8 अरब अमेरिकी डॉलर था। तो भारत का इंडोनेशिया को निर्यात घटने से व्यापार असंतुलन और बढ़ गया है। तो एक तो बड़ी चुनौती हमारी यह है कि व्यापार असंतुलन है। दूसरी बात, इंडोनेशिया की नई एक वन गेट निर्यात नीति है। वन गेट निर्यात नीति भी हमें तनाव पैदा करती है। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल निर्यात को एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से नियंत्रित करना शुरू कर दिया है। इसी को कहा जाता है वन गेट निर्यात पॉलिसी। तो इसमें भारत की खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा इंडोनेशिया की कृषि उत्पादन से गहनता से जुड़ी है और यह नीति उसमें समस्या उत्पन्न कर रही है। तो इस नीति से भारतीय रिफाइनरियों और आयातकों के लिए एक नीतिगत अनिश्चितता बढ़ सकती है। भारत अपनी खाद्य तेल की लगभग 60% आवश्यकता आयात करता है। इसलिए निर्यात नियमों में बदलाव से घरेलू कीमतों में वृद्धि हो सकती है। यह एक बड़ी समस्या है। इंडोनेशिया की एक नीति है डाउन स्ट्रीमिंग पॉलिसी। तो यह डाउन स्ट्रीमिंग संसाधन, राष्ट्रवाद और कच्चे अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाता है। इंडोनेशिया की डाउन स्ट्रीमिंग नीति घरेलू उद्योगों को तो बढ़ावा देती है, लेकिन भारत के स्टील और ईवीज बैटरी उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति को एक चुनौती बन सकती है। इंडोनेशिया ने कच्चे निकल अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है ताकि देश के भीतर ही खनिज का प्रसंस्करण और उद्योगों को विकसित किया जा सकेगा। इससे भारत के स्टील, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी और विनिर्माण उद्योगों के लिए अपेक्षित कच्चे माल की उपलब्धता में समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो आप देखिए कि यह सारी इंडोनेशियाई डाउन स्ट्रीमिंग पॉलिसी के तहत आ रहा है। हालांकि भारत ने इंडोनेशिया की इस नीति का तोड़ निकालने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। जैसे आप देखिए कि भारत की सेल है, सेल ने इंडोनेशिया की क्राकाटाऊ स्टील के साथ एक प्रसंस्करण संयंत्र विकसित करने का समझौता किया है। अभी मैंने आपको बताया था, हालांकि इस समझौते के बावजूद भारत की ईवी बैटरी और स्टेनलेस स्टील आपूर्ति श्रृंखला अभी भी इंडोनेशिया की निर्यात नीतियों और से प्रभावित हो सकती है। उसका जो ये रॉ मटेरियल्स नेशनलिज्म है वो समस्या उत्पन्न कर सकता है भारत के लिए। तो एक चुनौती यह है। अगर हम देखें तो भारतीय वस्तुओं के लिए गैर टैरिफ बाधाएं और धीमा बाजार पहुंच भी एक बड़ी चुनौती है। इंडोनेशिया की गैर टैरिफ बाधाएं भारतीय दवाओं, कृषि और ऑटोमोबाइल निर्यात की बाजार पहुंच को सीमित करती हैं। इसकी जो नियामक बाधाएं हैं, भारतीय निर्यातकों को इंडोनेशिया में जटिल नियमों और मंजूरी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। तो ये एक रेगुलेटरी बॉडीज वहां की जैसी हैं, उससे हमें समस्या उत्पन्न होती है। दूसरी बात, फार्मास्यूटिकल्स को लेकर के भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे भारतीय जेनरिक दवाओं के लिए बीपीओएम की लंबी और कठिन पंजीकरण प्रक्रिया है, यह एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। कृषि और अन्य उत्पादों के क्षेत्र में भी समस्या है, जैसे मांस है, डेयरी उत्पाद हैं, ऑटोमोबाइल, इन पर कठोर एसपीएस मानक लगाए गए हैं। एसपीएस मानक मतलब स्वच्छता और पादप स्वच्छता मानक।
और कोटा के कारण भी निर्यात प्रभावित होता है कई बार। ये सब नियामक बाधाओं, फार्मास्यूटिकल्स या एग्रीकल्चर को लेकर के चुनौती ये उत्पन्न होती है कि गैर टैरिफ बाधाओं के कारण भारत इंडोनेशिया व्यापार धीमा रह जाता है। मतलब अभी तक आप देखिए तो 50 अरब अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य तक दोनों देशों का व्यापार नहीं पहुंच पाया है। तो एक बड़ी समस्या यहां पर यह है। एक और बड़ी चुनौती है इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था में चीनी कैपिटल का बहुत बड़ा डोमिनेंस है। इंडोनेशिया में चीनी पूंजी का प्रभुत्व एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि चीन ने एक बड़ा निवेश किया हुआ है पहले से, और यह निवेश भारत की आर्थिक और रणनीतिक उपस्थिति के विस्तार के लिए एक बड़ी चुनौती है। दूसरा, चीन ने अरबों डॉलर का निवेश पहले से किया हुआ है। यह निवेश भी इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग के क्षेत्र में है, और हमारी डिपेंडेंसी भी माइनिंग पर है। तो चीन से प्रतिस्पर्धा हमें करनी पड़ेगी। औद्योगिक प्रभुत्व को लेकर के भी समस्या है। जैसे आप मोरो वाली औद्योगिक पार्क देखिए, मोरो वाली औद्योगिक पार्क निकल प्रोसेसिंग केंद्रों में चीन का बहुत बड़ा डोमिनेंस है वहां पर। अब वहां अगर हमें पहुंचना है तो चीन से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। भारत की उपस्थिति अभी बहुत कम है। इंडोनेशिया में भारत का कुल निवेश अगर देखें तो महज 1.56 बिलियन डॉलर का है, जबकि चीन का बहुत बड़ा निवेश है। तो कुल मिलाकर के आप अगर देखें तो मुख्य चुनौती यह है कि चीन की पूंजी, तकनीकी, लॉजिस्टिक का सामान भारत के लिए प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करता है, भारत के लिए एक चुनौती उत्पन्न करता है। एक और बड़ी समस्या है हमारे और इंडोनेशिया के बीच व्यापार समझौतों का कम उपयोग और द्विपक्षीय सीका का अभाव है। भारत इंडोनेशिया सीका के अभाव और जो आपका AITIGA है, मतलब आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, इसके सीमित उपयोग के कारण द्विपक्षीय व्यापार अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाता। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता अभी तक हुआ नहीं है, और दोनों देशों का व्यापार मुख्य तौर पर आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एंड एग्रीमेंट के तहत होता है, जिसको आप एटिगा कहते हैं। एटिगा का उपयोग भी केवल 30 से 40% तक ही हो पाता है, और यह कम उपयोग हो पाने का एक बड़ा कारण है जटिल रूल्स ऑफ ओरिजिन, जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाएं। इस कारण से हमें समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये सारी चीजें आप देखो कि इंडोनेशिया में आती हैं। अब बात आती है, कई बार रणनीतिक दृष्टिकोण में भी अंतर होता है। रणनीतिक संकोच और आसियान केंद्रीयता बनाम मिनीलैटरलिज्म पर भिन्न विचार। आप देखो कि भू राजनीतिक रूप से हालांकि दोनों देश एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो क्षेत्रीय सुरक्षा तंत्रों के प्रति दोनों देशों का दृष्टिकोण अलग अलग है। दोनों देशों में इंडो पैसिफिक पर सहमति तो है, लेकिन क्वाड को लेकर के समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्वाड को लेकर के इंडोनेशिया आशंकित रहता है, उसका क्वाड के प्रति दृष्टिकोण अलग है। इसी तरीके से इंडोनेशिया एक बेबास अक्तिव नीति को अपनाता है, बेबास अक्तिव नीति, जिसको आप स्वतंत्र सक्रिय नीति कहते हैं। इस नीति का मतलब हुआ कि किसी शक्ति गुट का पक्ष लेने से बचना।
इंडोनेशिया क्वाड जैसे रक्षा समूहों को लेकर के सावधानी हमेशा बरतता रहा है। उसे लगता है कि ऐसे समूह आसियान की केंद्रीयता को कमजोर कर सकते हैं और दक्षिण चीन सागर में तनाव भी बढ़ सकता है। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जिनको हमें सामना करना पड़ता है इंडोनेशिया के साथ संबंधों में। लेकिन चुनौतियों के होने का मतलब ये नहीं है कि चुनौतियों का कोई समाधान नहीं है। कुछ सुझाव भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं भारत और इंडोनेशिया के अच्छे संबंधों के लिए। जैसे आप देखो कि दोनों देशों को ब्लू कार्बन और अंतरिक्ष आधारित जलवायु सुरक्षा पर काम करना चाहिए। ब्लू कार्बन और अंतरिक्ष सहयोग से समुद्री पारिस्थितिकी संरक्षण, जलवायु सुरक्षा और कार्बन क्रेडिट इकोनॉमी को बढ़ावा मिल सकता है। दोनों देश ब्लू कार्बन और स्पेस टेलीमेट्री ग्रिड विकसित करने में आगे बढ़ सकते हैं। भारत का इसरो और इंडोनेशिया का लापन LAPAN, ये दोनों मिलकर के मैंग्रोव और समुद्री घास क्षेत्रों की निगरानी के लिए माइक्रो सैटेलाइट भी विकसित कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ब्लू कार्बन और स्पेस बेस्ड जलवायु सुरक्षा में काम मदद मिलेगा। अगर हम बात करें एयरोस्पेस एकीकरण और स्थानीयकृत रक्षा की, वहां पर भी हम मदद कर सकते हैं एक दूसरे की। तो संयुक्त रक्षा, MRO और तकनीकी हस्तांतरण दोनों भारत इंडोनेशिया रक्षा सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं। दोनों देशों की एजेंसियां जैसे कि हमारी HAL है, BDL है, वो इंडोनेशियाई रक्षा कंपनियों के साथ में मिलकर के काम कर सकती हैं, विमानों का निर्माण कर सकती हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में काम कर सकती हैं। भारत केवल हथियार बेचने के बजाय टेक्नोलॉजी हस्तांतरण और सहयोग पर भी काम कर सकता है। इसी तरीके से दुर्लभ मृदा धातुएं और इलेक्ट्रिक वाहन सहमूल्य प्रसंस्करण केंद्र निर्मित किए जा सकते हैं। जैसे आप देखो, भारत इंडोनेशिया का संयुक्त मूल्य संवर्धित विनिर्माण मॉडल EV बैटरी और महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर काम कर सकता है। सीमा पार डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना सैंडबॉक्स, मतलब एक ग्रुप बनाए जाते हैं। सैंडबॉक्स का मतलब यह हुआ कि ऐसा क्षेत्र जहां किसी नए सॉफ्टवेयर, तकनीकी, AI मॉडल, फिनटेक, इन सबको डेवलप किया जा सके। तो भारत और इंडोनेशिया डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना सहयोग से MSMEs विकसित कर सकते हैं, स्टार्टअप्स हैं, क्षेत्रीय डिजिटल व्यापार को नई गति मिल सकती है इसके माध्यम से। तो ऐसे हमें सैंडबॉक्स डेवलप करना चाहिए। इसके बाद ग्रेट निकोबार साबांग ट्विन गेट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए को और तेजी से हमें काम करना चाहिए। साबांग बंदरगाह का अभी समझौता हुआ है और ग्रेट निकोबार में भी हम काम कर रहे हैं। तो दोनों देश कोस्टल सिक्योरिटी में, समुद्री अवेयरनेस को बढ़ाने में काम करेंगे। आधुनिक तकनीकी के साथ हम पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में भी संयोजन स्थापित कर सकते हैं, जैसे कि आयुर्वेद जामू सहयोग। भारत की आयुर्वेद और इंडोनेशिया की जामू, ये बड़ी पुरानी चिकित्सा प्रणालियां हैं और इन पर संयुक्त शोध को बढ़ाया जा सकता है। दोनों देश मिलकर के प्रमाणित हर्बल दवाएं विकसित कर सकते हैं, उनका पेटेंट करवा सकते हैं। इससे स्वास्थ्य सहयोग और नवाचार को और ज्यादा मजबूती मिलेगी, हमारा आयुर्वेद भी बढ़ेगा और इंडोनेशिया का जामू पद्धति भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो ये सारे मुद्दों पर हमने इंडोनेशिया के साथ चर्चा की है जिन पर आप काम कर सकते हैं। सुझाव भी देख लिए, चुनौतियां भी देख ली। आपका अगर कोई और प्रश्न बनता है या आप कोई चीज जानना चाहते हैं इंडोनेशिया के संबंध में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग
जुड़ें इसके साथ में, ताकि मैं और भी उत्साह के साथ में इंटरनेशनल इश्यूज को लाऊं जो कि आपके सिविल सर्विसेज परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो और आप उनको लिख सकें अच्छे तरीके से। तो अगर कोई भी आपको ऐसा लगता है कि ये टॉपिक भी हमें जानना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस टॉपिक पर पूरी कोशिश करूंगा लिखने की। थैंक यू वेरी मच।